एक लंबे समय पहले अवंतीपुरम नामक एक गांव था। उसमें अंकैया और सुब्बैया नामक दो व्यक्ति अगल बगल वाले घरों में रहते थे। उन दोनों में से अंकैया बहुत अमीर था। वो फसल का व्यापार और मिठाई का व्यापार करता था। सुब्बैया हर रोज के वेतन का काम करता था। अंकैया के घर के ठीक बगल में एक छोटी घर में रहता था। अंकैया को उसके अमीर घर के बगल में सुब्बैया एक गरीब घर में रहना पसंद नहीं आता था। उसको ऐसा एहसास होता था कि उसके वजह से उसकी घर की सुंदरता घट रही है। वो हमेशा यही सोचता था कि मौका मिलने पर वो सुब्बैया का घर हासिल करके उसे वहाँ से भेज देगा। अंकैया सुब्बैया पे गुस्सा के कारण हमेशा उससे कोई न कोई विषय पर जबान लड़ाता था, लेकिन सुब्बैया हमेशा अंकैया की इज्जत करता था। एक दिन अंकैया उसके मिठाई के दुकान में उसका व्यापार करते रहता है। वहीं से गुजर रहा सुब्बैया अंकैया को उसके दुकान में देखकर उसके पास जाता है। अंकैया साहब, कैसे हो आप? ये देख अंकैया एक अजीब सा चेहरा बनाकर सुब्बैया को देख ठीक है चल रहा है ऐसे कहकर वापस उसके काम पे लग जाता है। अरे वाह, आज तो सारी मिठाइयाँ एकदम अच्छी सुगंध आ रही है। कोई नई मिठाइयाँ बना रहे हो क्या साहब? ऐसे पूछता है सुब्बैया। और सुब्बैया को हमेशा तंग करने के बारे में सोचने वाला अंकैया ऐसे कहता है, ठीक है, पैसे देकर निकलो यहाँ से। पैसे? पैसे क्यों साहब? क्या क्यों? अब तक मेरे दुकान में बैठकर सारे मिठाइयों का सुगंध सूंघ लिया तुमने, उसके पैसे। हाँ क्या? सूंघने के पैसे भी देने पड़ेंगे? ये कहा कि नाइंसाफी है साहब। इंसाफ नाइंसाफी के बारे में बात मत करो, पहले पैसे देकर यहाँ से निकलो, ऐसे कहता है अंकैया। और क्योंकि सुब्बैया उसके बातों के व्यतिरेक नहीं बात कर पाया, वो चुपचाप पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ अंकैया अपनी चालाकी पे खुश होकर ऐसे सोचता है, आज तो इसको बड़ा अच्छा बकरा बनाया मैंने। ऐसे अपने आप में खुश होते रहता है। कुछ दिन बाद एक दिन अवंतीपुरम पूरा ऊंची तापमान से जल रहा था और अंकैया उसके बंगला के बाहर बरामदे में ठंडी हवा के लिए इधर उधर चलते रहता है। उसी समय वो देखता है कि उसके घर की सीमा के एक पेड़ के छांव के नीचे सुब्बैया बिस्तर लगाकर आराम से विश्राम करते रहता है। उसके पेड़ के नीचे सुब्बैया को आराम से सोते हुए देख अंकैया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्रोध में वो सुब्बैया के पास जाकर ऐसे कहता है, अरे सुब्बैया। उसकी आवाज सुनकर सुब्बैया अचानक उठ जाता है। उसे देख उसको नमस्कार करता है। साहब, क्या हुआ साहब? निकालो पैसे, निकालो। मुझे पूछे बिना मेरे ही पेड़ के नीचे तुम विश्राम कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दो पैसे, जल्दी दो मुझे। क्या? पेड़ के नीचे सोने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे अब? ये कहा कि नाइंसाफी है साहब। मेरे पेड़ के नीचे सोकर मेरे पेड़ की हवा लेकर मेरे खिलाफ बात कर रहे हो? पहले तुम पैसे निकालो, बात मत करो, पैसे निकालो। और क्योंकि सुब्बैया उनके व्यतिरेक बात नहीं कर पाया, उन्हें कुछ कह नहीं पाया, वो चुपचाप उसके पास बचे कुछ पैसे देकर इसे तो मैं भगा कर ही रखूंगा, ये फैसला करके अंकैया वहाँ से चले जाता है। एक दिन अंकैया अपने फसल की दुकान में काम करते रहता है। वहाँ एक कौवा आकर उसके फसल को खाने लगती है। उस कौवे को देख अंकैया उसे वहाँ से भगा देता है। वो कौवा वहाँ से उड़ते उड़ते दुकान के बगल में मौजूद पेड़ पे उसके घोंसले के अंदर चले जाता है। इतने में सुब्बैया अपने पैसों के लिए अंकैया के दुकान को जाता है। ठीक तभी कौवा उसके घोंसले के बाहर आकर सुब्बैया के ऊपर से उड़ता है। उतने में कौवे के पैर पे मौजूद सोने का हार सुब्बैया पे गिरता है। ये देखते ही अंकैया तुरंत सुब्बैया के पास जाकर, वो मेरा सोने का हार है, दे दो मुझे। ये क्या साहब, आपके आंखों के सामने ये कौवे ने सोने का हार मुझ पर गिराया, तो ये मेरा होगा ना। इस बार सुब्बैया फैसला करता है कि वो ये सोने का हार अंकैया को नहीं देगा। वो कौवा अभी अभी मेरे दुकान में फसल खा के गया है, इसीलिए वो मेरा है। ऐसे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ते देख गांव का सरपंच वहां आकर पूछते हैं कि हुआ क्या। जब सरपंच को बात पता चलता है,
उनको अंकैया का लालच समझ आता है। इंसाफ तो यही है कि ये हार सुब्बैया को मिलना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? उस कौवे ने मेरे दुकान का फसल खाया है, उसे मेरा एहसान चुकाना होगा और इसीलिए वो सोने का हार भी मेरा है। अच्छा, वो फसल किसका है? वो मेरा है साहब। कल ही मैंने वो सब अंकैया को बेच दिया है। उन्होंने तो अब तक उसके पैसे भी नहीं दिए। और क्या, क्योंकि उस कौवे ने सुब्बैया के दिए हुए फसल खाए हैं, वो हार भी सुब्बैया को ही मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, वो सारा फसल मेरे दुकान में था, इसलिए वो मेरे ही होंगे। तब सरपंच सोचता है कि अंकैया को सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो हार तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले सुब्बैया को जो पैसे तुम्हें लौटाने थे वो दे दो। ये सुनकर अंकैया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। इतना ही है ना, अभी दे दूंगा। वो सुब्बैया को उसके पैसे दे देता है और क्योंकि सरपंच के बातों को वो ठुकरा नहीं पाया, सुब्बैया वो पैसे लेकर अंकैया को वो हार देने ही वाला था कि सरपंच कहता है, रुको सुब्बैया रुको। ऐसे कहकर अंकैया से, हाँ अंकैया, आधे पैसे दे रहे हो, पूरा तो दे दो। अरे मैंने देखकर ही दिया सरपंच साहब, उसके फसल के इतने ही पैसे हैं। ऐसे कैसे होगा? उसके पैसे दिए बिना उसके फसल को एक पूरा दिन तुमने अपने दुकान में रखा है, अब उसका किराया भी तो देना पड़ेगा। ऐसे कहता है सरपंच। सरपंच की बातें सुनकर वो ऐसे सोचता है, हाँ ठीक है, अब सोने का हार तो मेरा ही होगा ना। ठीक है, मैं बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। फसल के सारे पैसे फिर से चुकाता है अंकैया। यहाँ सुब्बैया खुश होता है कि सरपंच ने उसका इंसाफ किया है और वो सोने का हार वो अंकैया को देने ही वाला था कि सरपंच फिर से, रुको सुब्बैया रुको, अंकैया की ओर देखते हुए, अंकैया, सुब्बैया के फसल यहाँ रहने के कारण ही ना वो कौवा यहाँ आकर फसल खाया और इसी तरफ जाते जाते उसने उस हार को सुब्बैया पे गिरा दिया, इसीलिए इसके कारण तुम्हें और कुछ पैसे सुब्बैया को देना होगा। अब तक मैंने उसको ऑलरेडी दुगने पैसे दिए हैं, ये तो बहुत नाइंसाफ है। अच्छा, अगर एक कौवा तुम्हारे दुकान में फसल खाने के कारण वो हार तुम्हारे हासिल होना इंसाफ ही है, तो ये भी इंसाफ है। एक सोने के हार के सामने ये सारी तो छोटी चीजें हैं। ये सोचकर अंकैया कहता है, थोड़ा और पैसे सुब्बैया को देता है। खुशी से वो सारा पैसे लेकर सुब्बैया सरपंच की शुक्रिया अदा करके वो सोने का हार अंकैया को देकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुलिस अंकैया के दुकान आकर, तुमको जो सोने का हार कल मिला है वो हमारे गांव के जमींदार की बीवी का है, इसलिए उसे हमें वापस कर दो, ऐसे पूछते हैं। ये सुनकर अंकैया कहता है, जाओ साहब, वो मेरा हार है, वो मैं बहुत पैसे देकर खरीदा हूँ, ऐसे कहता है। तब पुलिस, हमारे पास इसके सबूत है, आपका ऐसे झूठ कहना बहुत नाइंसाफ है। ये कहकर अंकैया को बेड़ियां लगाकर वहां से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अंकैया के लालच के कारण उसके पैसे भी गए और हार भी, उसका इज्जत भी गया। जेल जाकर उसे जेल में रहना पड़ गया। आशा एक आदमी को जितना ऊपर लेता है, लालच उतना ही उसे नीचे गिराता है।